नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 7वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है नाना विधाओं का आयोजन। उन दिनों नॉर्मल स्कूल के एक शिक्षक श्री नीलकमल घोषाल महाशय हम लोगों को घर पर पढ़ाने आते थे। उनका शरीर कमजोर, रूखा और गले की आवाज तेज थी। देखने में ऐसे लगते थे जैसे आदमी का शरीर धारण किए कोई बेंत हो। सवेरे 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हमारी शिक्षा का भार उन्हीं पर था। हमने चारुपाठ, वस्तु विचार और प्राणी वृत्तांत से लेकर माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध काव्य तक इन्हीं से पढ़े थे। इनके सिवा हमें विचित्र विषयों में शिक्षा देने में मझले भाई साहब बहुत उत्साह दिखाते थे। स्कूल में जो कुछ पढ़ना पड़ता था, घर पर उससे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता। अंधेरा रहते उठ जाते और लंगोटी कसकर पहले तो एक काने पहलवान के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती थी और फिर अखाड़े की मिट्टी झाड़े बिना बदन पर कुर्ता पहनकर पदार्थ विद्या, मेघनाद वध काव्य, ज्यामिति, गणित, इतिहास और भूगोल सीखना पड़ता था। स्कूल से लौटते ही ड्राइंग और जिम्नास्टिक के मास्टर हमें आ घेरते थे। दिन छिपते ही अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अघोर बाबू आ जाते थे। इस तरह रात के 9 बजे के बाद कहीं छुट्टी मिलती थी। रविवार को सवेरे विष्णुचंद्र से संगीत सीखना पड़ता था। इसके अलावा प्रायः बीच बीच में सीतानाथ दत्त महाशय आकर यंत्र तंत्र के सहारे प्राकृत विज्ञान सिखाया करते थे। यह शिक्षा मेरे लिए विशेष उत्सुकता पैदा करने वाली थी। गर्म करते समय उत्ताप के जोर से बर्तन के नीचे का पानी हल्का होकर ऊपर आ जाता है, भारी पानी नीचे चला जाता है और इसीलिए पानी खौलने लगता है। इस तथ्य को उन्होंने जिस दिन कांच के बर्तन के पानी में लकड़ी का बुरादा डालकर आंच पर चढ़ाकर सामने दिखा दिया, उस दिन अपने मन में कैसा आश्चर्य अनुभव किया था, वह आज भी साफ साफ याद है। दूध के अंदर पानी एक अलग चीज है। उबलने से वह भाप बनकर उड़ जाता है और तब दूध गाढ़ा हो जाता है। यह बात भी जिस दिन साफ समझ ली, उस दिन भी बड़ी भारी खुशी हुई थी। जिस रविवार को सवेरे वो नहीं आते थे, वह मुझे रविवार ही मालूम नहीं होता था। इसके सिवा कैम्बेल मेडिकल स्कूल के एक विद्यार्थी से किसी वक्त मैंने हड्डियों की जानकारी देने वाली अस्थि विद्या सीखना शुरू कर दिया था। इसके लिए तारों से जुड़ा हुआ एक नर कंकाल खरीद कर हमारे पढ़ने के कमरे में लटका दिया गया था। इसी बीच किसी समय श्री हेरंब चंद्र तत्वरत्न महाशय ने हम लोगों को एकदम मुकुंद सच्चिदानंदम से शुरू करके मुग्ध बोध के सूत्र रटाना शुरू कर दिया। अस्थि विद्या की हड्डियों के नाम और बोप देव के सूत्र, इन दोनों में से जीत किसकी हुई थी, यह मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता। मेरा ख्याल है कि हड्डियां ही कुछ नरम थीं। बंगला की शिक्षा जब काफी आगे बढ़ चुकी थी, तब हम लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था। हमारे मास्टर अघोर बाबू मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। रात को वे हमें पढ़ाने आते। लकड़ी से आग का पैदा करना ही आदमी के लिए सबसे बड़ा आविष्कार है, यह बात शास्त्रों में पाई जाती है। मैं इसको काटना नहीं चाहता, लेकिन इस बात का ख्याल किए बिना मन चैन नहीं पाता कि रात को चिड़ियां बत्ती नहीं जला सकती, तो ये उनके बच्चों के लिए बड़े भारी सौभाग्य की बात है। चिड़ियां जो भाषा सीखती हैं, वह सवेरे ही सीखती हैं और खुश होकर ही सीखती हैं। इस बात पर सभी ने गौर किया होगा।
अलबत्ता उनकी ये भाषा अंग्रेजी नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना उचित है। उन मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी महाशय की सेहत अनचाहे तौर पर इतनी अच्छी थी कि उनके तीनों छात्रों का मन होने पर भी उन्हें एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं रहना पड़ा। सिर्फ एक बार, जबकि मेडिकल कॉलेज के अंग्रेज छात्रों के साथ बंगाली छात्रों की लड़ाई हुई थी और दुश्मन की ओर से कुर्सी फेंक कर उनका सर फोड़ दिया गया था, तब उनका आना बंद हुआ था। हालांकि यह घटना शोचनीय थी, लेकिन फिर भी उस समय हम लोगों ने मास्टर साहब के फूटे सिर को अपने माथे का दोष नहीं समझा था, बल्कि उनके स्वस्थ हो जाने को हम लोगों ने बेकार की जल्दी का ही दोष दिया था। शाम हो चुकी थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़क पर घुटनों घुटनों पानी भर गया था। हमारा तालाब भी ऊपर तक भर आया था। तालाब के किनारे वाला बेल का पेड़ अपना भारी सिर लिए जाग रहा था। बारिश की शाम की खुशी से मेरा मन कदम्ब के फूल की तरह रोमांचित हो उठा। मास्टर साहब के आने के समय को पार हुए 4-6 मिनट बीत चुके थे, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता। सड़क के किनारे वाले बरामदे में कुर्सी पर बैठा मैं गली के मोड़ की तरफ करुणा भरी आंखों से एकटक देख रहा था। बदकिस्मती से न हारने वाली वह काली छतरी दिखाई देने लगी। हो सकता है कि कोई और हो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भवभूति के जोड़ के इस विशाल संसार में मिल भी सकते हैं, लेकिन उस रात हमारी ही गली में मास्टर साहब के जोड़ का और किसी का मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। जब सब बातों को याद करता हूँ तो देखता हूँ कि अघोर बाबू बिल्कुल ही सख्त मास्टर जाति के आदमी हों, ऐसी बात नहीं। वे हम लोगों पर ताकत से शासन नहीं करते थे। मुंह से भी जितना कुछ डांटा करते थे, उसमें दहाड़ने का भाव शायद कुछ खास नहीं था। लेकिन वे चाहे कितने भी भले मानस हों, उनके पढ़ाने का समय था दिया बत्ती के बाद की रात, और पढ़ाने का विषय था अंग्रेजी। भारी दुख का कारण ये है कि दिन के बाद रात को टिमटिमाते हुए दिए के उजाले में भारतीय बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने का भार यदि स्वयं विष्णु के दूत को भी सौंपा जाए, तो वह भी उसे यमदूत से ही मालूम होंगे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे खूब याद है कि एक दिन अघोर बाबू ने हम लोगों को ये समझाने की भरपूर कोशिश की थी कि अंग्रेजी कोई नीरस भाषा नहीं है, और उनकी सरसता का उदाहरण देने के लिए कोई गद्य था या पद्य इतना याद नहीं बोला था। थोड़ी सी अंग्रेजी उन्होंने मुग्ध भाव से हम लोगों को सुनाई थी। हम लोगों को वह बड़ी अजीब सी मालूम हुई थी। हम लोग इतने हंसने लगे कि उस दिन उन्हें चले जाना पड़ा था। वे समझ गए कि मामला जीतना इतना सहज नहीं। डिग्री पाने के लिए और भी 10-15 साल बकायदा पैरवी करनी पड़ेगी। मास्टर साहब कभी कभी हमारी पढ़ाई रूपी रेगिस्तान में छपी पुस्तकों के बाहर की दक्षिणी हवा चलाने की कोशिश किया करते थे। एक दिन सहसा जेब में कागज में लिपटा एक अजूबा निकालते हुए उन्होंने कहा, आज मैं तुम लोगों को विधाता की एक अद्भुत सृष्टि दिखाऊंगा। और वे कागज खोलकर आदमी की एक कंठ नली निकालकर उसकी सारी खासियत समझाने लगे। मुझे अच्छी तरह याद है, उससे मेरे मन को कैसी तो एक चोट सी लगी थी। मेरी धारणा थी कि समूचा आदमी बात करता है। उसकी बात करने की क्रिया को इस तरह टुकड़े के रूप में देखा जा सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मशीन और उसकी चतुराई चाहे कितनी ही अचरज में डालने वाली क्यों न हो, वह समूचे आदमी से बड़ी नहीं हो सकती। ये सच है कि तब इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन मन जरूर कुछ उदास हो गया था और मास्टर साहब के जोश में मैं भीतर से साथ नहीं दे सका। बात करने का असल रहस्य उस आदमी में ही था, इस कंठ नली में नहीं।
मुर्दे की चीर फाड़ करते समय वह शायद इस बात को कुछ कुछ भूले हुए थे, इसीलिए कंठनली का खुलासा उस दिन बालकों के मन के तार को ठीक तौर से बजा न सका। फिर एक दिन वे हम लोगों को मेडिकल कॉलेज के मुर्दा परीक्षा घर में ले गए थे। टेबल पर एक बुढ़िया का शव लिटाया हुआ था। उसे देखकर मेरा मन उतना डामाडोल नहीं हुआ, लेकिन जमीन पर एक कटा हुआ पैर पड़ा हुआ था, उसे देखकर मेरा पूरा मन एकाएक चौंक उठा था। आदमी को इस प्रकार टुकड़ों में देखना ऐसा भयंकर और विभत्स था कि जमीन पर पड़े उस बेकार पैर की बात मैं बहुत दिनों तक भूल नहीं सका। प्यारी चरण सरकार की अंग्रेजी की पहली और दूसरी किताबें किसी तरह खत्म करते ही हम लोगों को मकलक्स कोर्स ऑफ रीडिंग के दर्जे की एक किताब शुरू करा दी गई। एक तो वैसे ही रात को शरीर और मन थका हुआ और अंदर हवेली की ओर लगा रहता था, उस पर किताब की जिल्द काली और मोटी, भाषा मुश्किल और विषयों में निश्चित रूप से दया नाम की भी नहीं थी। बच्चों के मन में उन दिनों माता सरस्वती में माता के भाव का कोई लक्षण मैंने नहीं देखा। आजकल की तरह बच्चों की किताबों में तब पन्ने पन्ने में तस्वीरों का चलन नहीं था। प्रत्येक पाठ्य विषय की ड्योढ़ी पर कतार बांधे सिलेबस की दरार वाली हिज्जे का तरीका एक्सेंट चिन्ह की तेज संगीन उठाए शिशुपाल वध के लिए कवायद करता रहता था। अंग्रेजी भाषा के इस पत्थर के किले की ड्योढ़ी पर हम सिर पटक पटक कर हार जाते, पर कुछ कर नहीं पाते थे। मास्टर साहब अपने या किसी एक अच्छे छात्र की मिसाल देकर हम लोगों को रोज धिक्कारा करते थे। इस तरह की तुलनात्मक आलोचना से उस लड़के के लिए हमारा प्रेम बढ़ता हो, ऐसी बात नहीं। हम लोग शर्मिंदा भी होते थे, लेकिन उस काली किताब का अंधेरा ज्यों का त्यों जम कर बैठा रहता था। प्रकृति देवी ने जीवों पर दया करके मुश्किल से समझ में आने वाले सभी बातों में नींद को अपनी ओर खींच लेने का मूल मंत्र डाल रखा है। हम जैसे ही पढ़ना शुरू करते वैसे ही ऊँघने लगते थे, आंखों में पानी के छींटे डलवाकर और बरामदे में दौड़ लगवाकर भी मास्टर साहब को कोई स्थायी नतीजा हासिल नहीं होता था। इतने में संयोग से कहीं बड़े भाई साहब बरामदे में निकलते और हमारी नींद से परेशान हालत देख लेते, तो उसी वक्त हमें छुट्टी मिल जाती। लेकिन उसके बाद हमारी नींद कहाँ चली जाती, कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों, ये था रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन स्मृति का 7वां भाग। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। तब तक जुड़े रहिए कहानी सुनी अनसुनी के साथ। नमस्कार।